हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। सो आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, जो 11th का ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुका हूँ मैं। ओके, पार्ट 1 पहले आप लोग देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ये इसका कंटिन्यू क्लास है। ओके, तो लास्ट लास्ट क्लास में क्या देखे थे हम लोगों ने, बहुत सारा जो बेसिक केमिस्ट्री है उसके बारे में मैं बताया था आप लोगों को, मैटर के बारे में बताया था, और था कुछ कुछ, ठीक है, यूनिट के बारे में बताया था, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। और आज क्या करने वाले, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या तो फिर इस आई बटन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप उसमें जा सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो आप लोग सब लोग जानते ही हो, ठीक है। तो उस एसआई यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन फ्रेंच ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अब इसको फ्रेंचली अलग नाम दिया गया, इसी कि एब्रीवेटेड इज एसआई। ये फ्रांस में एक्चुअली में सिस्टम अराइज हुआ था, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट्स। और एब्रीवेटेड क्या है इसका, एसआई। एसआई क्या मतलब, सब इंस्पेक्टर मत बोल देना, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये वाला, वाज एस्टेब्लाइज्ड बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो ये क्या हुआ था ना, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया था। वो उस कॉन्फ्रेंस का नाम भी है, देखो, वेट एंड मेजरमेंट। जो वेट एंड मेजर है ना, उससे रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें क्या किया था, ऐसा यूनिट को वहाँ पे लागू किया गया था कि ऐसा यूनिट लाया जाए। ऐसा कोई यूनिट लाया जाए जो एक वैल्यूएबल, मतलब देखो, मेजरमेंट करने का कोई यूनिट होता है ना, तो उसको मेजर किया जा सकता है जो इंटरनेशनली वो लागू हो। जैसे मेरे को कोई 6 मीटर कोई मतलब कोई चीज़ चाहिए, या 6 मीटर का कोई चीज़ चाहिए, तो मैं ऑल इंडिया यदि 6 मीटर बोलूँ ना, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि हाँ 6 मीटर का एक यूनिट होगा, 6 मीटर में मांग रहा अपना ये चीज़ होता है। ये नहीं होना चाहिए कि उस 6 मीटर, यदि यूनिट सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ये नहीं होगा तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना। आप मांगना चाह रहे हो कुछ कितने मीटर का, और आपको कम दे दिया या ज़्यादा दे दिया, तो ऐसा नहीं हो। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम लाएंगे, ठीक है। और आगे देखते क्या लिखा है, CGPM फ्रॉम कॉन्फ्रेंस, CGPM फ्रॉम कॉन्फ्रेंस जर्नल पॉइंट्स एट मेजर, ये इसका नाम है एक्चुअली में, ठीक है। जनरल डिस्ट पॉइंट एट मेजर एंड द CGPM इज एन इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटेड बाय द डिप्लोमेटिक ट्रीटी नोन एज द मीटर कन्वेंशन, विच वाज साइंड इन पेरिस इन 1875 में इसको पास किया गया था। तो देखो, एक रूल एंड रेगुलेशन बना के ही सब चीज़ों को लेके आए गए, ऐसे ही नहीं हवे में ले नहीं लाए हैं, ठीक है। तो पढ़ लेना, ये आपके नॉलेज के लिए है, ऐसा कुछ पूछता नहीं है इसमें ज़्यादातर। ऐसा यूनिट यूनिट क्या होता है किसी भी चीज़ का, वो उसको पूछता है बस, और कुछ नहीं, इसके बारे में हिस्ट्री नहीं पूछेगा आपको, तो बस यू मस्ट नो दैट। तो द ऐसा यूनिट हैज़ 7 बेस यूनिट, ठीक है, एंड दे आर लिस्टेड इन फिगर, टेबल नंबर जो भी होगा टेबल में दिया होगा, एनसीईआरटी की बुक में देख लेना आप लोग, मैं इसका रेफरेंस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। टेबल नंबर जो बोल रहा हूँ ना, तो एनसीईआरटी की बुक में जाके देखना आप लोग, तो ये पेज नंबर 5 एंड 7 में, 5 एंड 6 में दिया होगा, इसका बहुत सारे लिस्ट ऑफ टेबल है, मतलब आपके 7 टाइप के यूनिट है ना, तो उसको लिस्टेड किया गया वहाँ पे। तो ये बुक तो अवेलेबल होता है नॉर्मली, सभी के पास नहीं होता, तो आप लोग एनसीईआरटी की साइट में जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है इसमें, ठीक है। हिंदी है, हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में भी मिलेगा, और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में भी मिलेगा, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, दिस यूनिट पर्टेन टू द 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज, ठीक है। आप वहाँ जाके देखना, आपको पता चल जाएगा, जैसे मीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, बहुत सारा चीज़ लिखा है उसमें, ठीक है। एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी सच एज द स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी एट्सेट्रा कैन बी डेराइव फ्रॉम दिस क्वांटिटीज। स्पीड को नापना है तो कुछ कुछ वो होगा ना, इसका मेजरमेंट होगा। वॉल्यूम को नापना है तो कुछ मेजरमेंट होगा, डेंसिटी को नापने के लिए कुछ यूनिट का यूज़ किया गया होगा, वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, प्रॉब्लम आता है इसमें, ओके। ये चीज़ें, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 28.7 पिकोमीटर, इसको आपको किस में चेंज करना है, बेसिक यूनिट मतलब मीटर में चेंज करना है आपको इसमें, ठीक है। बेसिक यूनिट जो भी उसका बेसिक यूनिट होगा उसमें चेंज करना है। तो 28 पॉइंट, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 1 पिकोमीटर का वैल्यू पता होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा इसको। तो 12 _12 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होगा, 1/12, याद रखना, पावर ऑफ -12 मीटर। तो इसको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना, बस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। और आपको बेसिक यूनिट मतलब सिंपलेस्ट में लेना है, तो इस
पॉइंट को इधर करोगे तो एक यहाँ पे एक 0 हट जाएगा नीचे से, तो 2.87 इंटू 10⁻⁻12, तो ये होगा आपका आंसर। तो इस टाइप से करना आप लोग, ठीक है। पॉज करके इसको बना सकते हो और देख सकते हो कि सही है गलत है, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो 15.15 पिकोमीटर, तो इतने का वो मतलब कर दो उसको, तो इतना आ जाएगा। और फिर एक पॉइंट इधर खसकाओगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 11 हो जाएगा, ठीक है। तो सबको इसी करना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अब एक यहाँ पे इसी के बेस पे क्या होगा, एक न्यूमेरिकल है, ओके। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग देख लेना एक बार। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज 0 पॉइंट या 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। तो 2 नैनो सेकेंड, अब नैनो सेकेंड का मतलब क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नैनो सेकेंड में कितने सेकंड होते हैं, मतलब एक सेकंड, यदि आप सेकंड की बात कर रहे हो आप लोग, तो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा उसको नैनो सेकंड को। तो एक नैनो सेकंड का कितना सेकंड हो जाएगा, 10⁻⁻9 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻9 सेकंड होता है, तो बस यही याद रखना, बाकी तो आप बना लोगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन टाइम टेकन इन कवर्ड द डिस्टेंस 2 नैनो सेकंड, अब इसको सेकंड में चेंज किया तो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻9 सेकंड आएगा। स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वाला एक्चुअल में होता भी इतना ही है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना दूरी तय करता है लाइट, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन 2 सेकंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम टेकन बाय द सिस्टम, ठीक है, जो भी होगा। तो इसको जब इसको मल्टीप्लाई करनी तो बोला था मैं अभी तक, तो ये हो गया लाइट का स्पीड और ये हो गया इसका टाइम। तो आप लोग इसको जब करोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, या कितना हो जाएगा, 0.6 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये है छोटा सा, आप उसको देख लेना। कन्वर्सन आता है आप लोगों को, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या इसको इस फार्मूले या न्यूमेरिकल के बेस में भी पूछा जा सकता है, तो बी केयरफुल, ओके। अब मास और वेट को देख लेते हैं। मास और वेट क्या डिफरेंस होता है इसमें, तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। देखो ये ना होता सेम है एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें। मास क्या बोल सकते हो आप लोग किसी भी चीज़ का, जैसे कि मान लो एटम्स की बात करोगे आप, या ऐसा कोई चीज़ जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स का अप्लाई नहीं होता है कभी भी, ठीक है, इतना मतलब या कम होगा या ज़्यादा होगा जो भी होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को मास बोलना आप लोग। और वेट मतलब यहाँ पे ग्रेविटी मतलब आपको मिलेगा, जैसे मैं आप अपना ही वेट नाप रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, तो उसको आप लोग वेट बोलना। आप अपने आप को मास, चलो मास निकालते हैं, अपना मास पता करते हैं, ऐसे बोलते हो, नहीं बोलते हो, वेट बोलते हो आप लोग। क्यों बोलते हो, इसी इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का यूज़ होता है, ग्रेविटी का अप्लाई होता है एक्चुअली में, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पे, सेम चीज़, ओके। द मास ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट, मास ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर इज इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। यदि आप मान लो नॉर्मल प्लेसेस में आप लोग यदि अपना वेट नाप रहे हो मान लो, तो अलग होगा, यदि पहाड़ वाले जगह में जाओगे तो वहाँ पे अलग होगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस होता है ग्रेविटी पे, अलग अलग जाओगे ग्रेविटी जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से ज़मीन क्या होगा, कहीं स्ट्रेट होगा, कहीं पे पहाड़ी एरिया में जाओगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपके वेट में भी यहाँ पे चेंजेस देखने मिलेगा। तो मास का तो चेंज नहीं मिलेगा आपको, जो भी मास है कांस्टेंट होता है। जैसे कि मान लो आप लोग सिल्वर का ही मास मान लो, तो सिल्वर का मास कांस्टेंट होगा, ठीक है, लेकिन जो वेट होगा आपका किसी भी चीज़ों का, तो उसका वेरिएशन हो सकता है यहाँ पे, ये मतलब है इसका। आई होप समझ में आ गया होगा। एंड द मास ऑफ दिस सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग द एनालिटिकल बैलेंस। मतलब जो मास है ना, आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है, यूज़ करके, लेबोरेटरी का यूज़ करके। जिसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मास इस किलोग्राम, ये इसको एक बार पूछा गया था, ठीक है, या फिर देख लेना इसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी। तो व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, याद रखना, ओके, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना आप लोग। उसके बाद देखते हैं वॉल्यूम। मास वेट खत्म हो गया, यहाँ पे छोटा छोटा ही ऐसी टॉपिक है कवर करते हैं आज इसके टॉपिक में, फिर मेन वाला जो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वॉल्यूम हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, अब वॉल्यूम का जो यूनिट होगा क्या होगा, लेंथ इस क्यूब होगा, ठीक है। सो इन आईएसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज़ यूनिट मीटर क्यूब, इसको याद रखते जाना आप लोग को, नोट करते जाओ इसको आप लोग, ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो पूछा जाता है।
A common unit liter in which not in SI unit. It is used for measurement in volume of liquid. लिक्विड के मेजरमेंट के लिए वॉल्यूम का यूज़ किया जाता है। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1000 ml होता है, सबको पता है। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें याद रखना, इस सब यूनिट को याद रखना पड़ेगा। In the laboratory, volume of liquid or solution can be measured by the gradually cylinder या ब्यूरेट या पाइपेट से इसको यूज़ किया जाता है वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। अब ये कुछ नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको, जस्ट मैं बता दिया था आप लोगों के। ये जैसे क्यूब दिया हुआ है ना, क्यूब में, तो इसका जो ये देखो लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है इतना, यदि किसी भी क्यूब की बात कर रहे हैं तो उसमें से ये जो स्मॉल क्यूब होगा ना इसका, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर होगा। मान लो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मान रहा हूँ मैं इसको, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या 1 ml। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो ना, क्यूब जब बनता है तो इसका जो लेंथ हो गया, इसका जो विड्थ हो गया, ये सब का इक्वल होगा यहाँ पे, यही सब चीज़ होता है ना। तो इतने पर्टिकुलर एरिया में कितना उसका एरिया है, तो उसको बताने के लिए वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बड़ा वाला हो गया। 10 सेंटीमीटर की बात करें तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना, उसको बोलते हैं इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब। या पूरे को बोलो तो 10 सेंटीमीटर क्यूब बोलना आप लोग, या 80 सेंटीमीटर बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, ये चीज़ है। अब वॉल्यूम क्या हो सकता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं, देखो इसमें, इसका मतलब 1000 ml की बात कर रहे हैं, दोनों बराबर होता है। ठीक है, 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलो या 1000 ml बोलो, या इसी को आप क्या बोल सकते हो 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो या 1 लीटर बोल सकते हो। अलग अलग है, सबका मतलब सेम है, याद रखना है इसको। फिगर किसका बनाया था, इसमें डिफरेंट यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द वॉल्यूम। ठीक है, ये तो वही वाला हो गया। अब डेंसिटी इसको लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। अब ऐसा यूनिट देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा डेंसिटी का, तो ऐसे निकालते हैं चलो, ऐसा यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास को अभी ऐसा यूनिट बता चुका हूँ केजी, एंड वॉल्यूम का क्या होता है मीटर इनवर्स। तो कितना हो जाएगा डेंसिटी का, क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर इनवर्स। यहाँ पे क्या करें, डेंसिटी का आप लोग ने यूनिट निकाल लिया, ये वाला चीज़। ओके, अब आगे देखते हैं इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अब क्या होगा, देयर आर 3 कॉमन स्केल फॉर द टेम्परेचर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है आपका ये, मतलब जो टेम्परेचर को माप मेज़र करने के यहाँ पे 3 क्राइटेरिया आपको देखने मिलेगा। देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। तो कौन सा हो गया, पहला हो गया आपका डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हैं आप लोग, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, एंड केल्विन हो गया, 3 चीज़। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का, वो होता है केल्विन। याद रखना आप लोग अच्छे से इसको, MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। द टेम्परेचर ऑन 2 स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप याद रखना, इनमें से कोई भी चीज़ें आपको MCQ में या छोटे 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना, एक बार देख के जाहिर हो गया या याद रहेगा ना थोड़ा बहुत, तो आप उसको बना लोगे, छूटेगा नहीं वो सब चीज़ें। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होगा, 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, और केल्विन में यदि रिलेटेड टू केल्विन होगा स्केल, तो के इज इक्वल टू डिग्री प्लस 273.15। यदि मान लो आपके पास कोई डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा, यदि उसको केल्विन में कन्वर्ट करने बोलेगा, ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल में काम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप लोग, 273.15 को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो जितना भी आया होगा 203 या जितना भी आपका आएगा, आप उसको वो क्या होगा इसका केल्विन में चेंज हो जाएगा। और यदि मान लो ये ऑलरेडी केल्विन में है, ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ ये केल्विन में है मान लो ऑलरेडी 373, और इसमें क्या करोगे आप लोग 273 को फिर माइनस कर देना आप लोग, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा इसका डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा आप लोगों को। समझ रहे हो, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा ये वाले का। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, कन्वर्ट कर सकते हो टेम्परेचर को। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद नोट में देखो क्या लिखा हुआ है, ये द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू
आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसमें देखो कुछ डिफरेंस है इसमें। यदि आपको माइनस में यदि वैल्यू को दिया होगा, जैसे -20, -10, -5 दिया होगा, तो आप इसको सेल्सियस में ही मेज़र कर पाओगे, ना कि केल्विन में, क्योंकि -273 इस टाइप का सब नहीं होता कोई चीज़ें। ठीक है, तो केल्विन स्केल इज़ नेगेटिव टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं होता है। जो आप मान लो आपके पास ऑलरेडी -30 डिग्री सेल्सियस है, आप उसको शो कर देते हो कि चलो इसमें इतना जोड़ोगे तो इतना माइनस आ गया। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसको डिग्री सेल्सियस में ही ज़्यादातर मेज़र किया जाता है इसको। तो अब इसको मेज़र करने के कुछ कुछ टूल्स होते हैं, जिसके बारे में आप एक जानते हो, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर भी दो टाइप का होता है। ठीक है, मर्क्यूरी बेस्ड होता है, जिसका जो टेम्परेचर होगा, मतलब जो रेंज होगा, वो +60 से -10 हो सकता है इसका। ठीक है, +360 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको मेज़र कर सकते हो, या बिलो में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ठीक है, इन्वेंटेड बाय फिजिस्ट डैनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट ने इसको डिस्कवर किया था एम्स्टर्डम में, मतलब ये वो उसका नाम है। ठीक है, प्लेस का नाम है, 1714 में इसको डिस्कवर किया था उसने, मर्क्यूरी को। और एक और होता है एथेनॉल बेस्ड, लेकिन ये -70 तक जा सकते हैं। देखो माइनस में ज़्यादा नहीं गया, ये -70 से -94 फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। ये डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको मेज़र कर सकते हो। तो ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें रेफरेंस स्टैंडर्ड में। कुछ कुछ आपके पास रेफरेंस स्टैंडर्ड भी होंगे, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो मेजरिंग डिवाइस वी यूज़ द स्टैंडर्डाइज्ड आर कैलिब्रेशन अगेंस्ट द रेफरेंस। मतलब सबसे पहले जैसे आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई मशीन में काम कर रहे हो ना, तो वो मशीन सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए उसको आप लोग क्या करते हो, कैलिब्रेट करते हो। या स्टैंडर्ड एक वैल्यू होना चाहिए। मान लो यदि मैं किसी चीज़ को 0 में रख दे रहा हूँ, उसके बाद अभी आप रीडिंग लोगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ चलो सही आ रहा है मेरी रीडिंग। यदि मान लो मैं इसको पहले से सेटअप नहीं करूँगा, या पहले से कैलिब्रेटेड या स्टैंडर्ड नहीं करूँगा, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा जो ये वैल्यू है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड बोला जाता है उसको। तो द मास स्टैंडर्ड इज किलोग्राम सिंस 1889 it has been defined as the mass of platinum iridium कुछ टाइप से लिखते हैं। ठीक है, सिंबल है इसका, प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन एयर, मतलब एयर टाइट जार, एन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन सर्व, फ्रांस में इसको किया गया। मतलब इसको ऐसा स्टैंडर्ड माना गया है प्लेटिनम और इरिडियम को किलोग्राम के लिए। तो प्लेटिनम इरिडियम वाज चूजन फॉर द स्टैंडर्ड, platinum iridium was chosen for this standard because it's highly resistance। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से इसको चुना गया है इसमें, टू केमिकल अटैक, एंड इट्स मास विल नॉट चेंज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसको ज़्यादा करोजन भी नहीं होगा। करोजन होने से क्या होगा, उसका वेट में चेंज हो जाएगा, केमिकल अटैक करके इसके वेट में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा टाइप का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए इसको लिया गया है, इसके हाईली रजिस्टिविटी की वजह से। ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम तक चलता भी है, इसलिए उसको लिया गया है। किलोग्राम में क्या करते हैं, इरिडियम का लिया गया है रेफरेंस। तो जो बना होता है ना किलोवाट, ये सब चीज़ें में भी ये उसी का ही बना होता है आपका। ठीक है, ताकि उसका लॉस नहीं होगा। सो द मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन 2 मार्क्स ऑन इरिडियम एंड प्लेटिनम बार केप्ट एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना आप लोग, एक बार रफली पढ़ लेना, इतना देख के डरने की ज़रूरत नहीं कि इतना सारा चीज़ कैसे याद रखेंगे। एक बार पढ़ोगे तो आपको यदि कुछ क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो उसके बेस में। ठीक है, इन 1960 द लेंथ ऑफ द मीटर वॉज डिफाइंड एज 1.50763 जो भी होगा इंटू 10⁻⁶। ठीक है, टाइम द वेव लेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ क्रिप्टॉन लेज़र। क्रिप्टॉन एक एलिमेंट का नाम है। ठीक है, क्रिप्टॉन लेज़र से। तो ऑल्दो दिस वाज अ कुम्बसम नंबर, इट प्रिजर्व द लेंथ ऑफ द मीटर एट इट्स एग्रीड वैल्यू। ये जस्ट इसका कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है और कुछ नहीं, इसको रफली आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आया, क्या हुआ है। एंड द मीटर वाज रीडिफाइंड इन 1983 बाय द GPM एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग दिस टाइम द इंटरवल ऑफ 1 बाई इतना, ठीक है, ऑफ सेकेंड
इंटरवल टाइम होता है, इतने थोड़े समय के लिए रुकेगा 1 बाई ये दिया ना बहुत सारा 300 मान लो इसको, जितना भी 300 कहाँ बोल रहे हो 299,792.488 ऑफ सेकेंड दिया हो गया है, तो कम समय के लिए ही रुकता ज़्यादातर ये। ठीक है, चलो ये तो जस्ट रफली रहा आप लोगों का, ये इतना नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा ये। ठीक है, कोई वो नहीं है, बस आप लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड थोड़ा जानना क्या और रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, बाकी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, हाँ ये भी देख लेते हैं एक बार, ये भी इजी है, आप लोग देखोगे समझ में आ जाएगा। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जिसको इसी को साइंटिफिक नोटेशन आप लोग पढ़ते हो ना, इसी में पढ़ते हो। सिंस द केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। बहुत देखो केमिस्ट्री में ज़्यादातर एटम्स की बात करते हो, एटम्स बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट है ना, ये मास कितना होगा, बहुत लो होगा इसका, एंड आर प्रेजेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट रहता है कभी भी किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में। तो अ केमिस्ट हैज़ टू डील विद द नंबर्स ऑफ लार्ज एज लार्ज, देखो इतना सारा लिखा हुआ है तो इतने नंबर को आपको डिफाइन करना है, तो उसको थोड़ा आप लोग कॉपी में लिखते रहोगे बार बार, तो इसको सिंपलेस्ट वे में कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, यही तरीका है आपका। तो फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर एज स्मॉल एज, इतने मतलब देख लो कितना कम है, ग्राम मास ऑफ अ हाइड्रोजन। तो इसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वर्ड आया था आप लोगों के लिए साइंटिफिक नोटेशन, जो आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों को, राइट द नोट ऑन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव साइंटिफिक नोटेशन। तो एक्सपोनेंट नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये इसका फॉर्मूला है n इंटू 10⁻n। तो वेयर स्मॉल n क्या होगा, इज द एक्सपोनेंट नंबर, एक्सपोनेंट हैविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, एंड n कैन बी वेरी फ्रॉम 1 to 10। जैसे कि आप लोग 6 इंटू 10⁻23 एटम लिखते हो ना, अब अगर 0.02 जो भी लिखो, ठीक है, तो ये क्या हुआ 6 यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल एन की बात कर रहे हैं, और स्मॉल एन ये क्या हो गया पॉजिटिव 223 हो गया, तो इसी को तो बोल रहे हैं। ठीक है, यही साइंटिफिक नोटेशन होता है, साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू आप इसको लिख रहे हो। इतना बड़ा नंबर है उसको आप कैसे लिखोगे, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है मान लो, तो इसको क्या कर दो 6.02 कर लो, और इसके बाद जितना भी आया ना डिजिट उसको 10 ऑफ पावर करके आप इसको पावर में चढ़ा दो, जितना भी आया होगा 10 आया होगा 11 आया होगा, जितना भी यहाँ पे 0 होगा या 2 होगा, ये बोलना चाहता है वो। ठीक है, यदि मान लो इस टाइप का माइनस आ रहा है तो आप इसको कर दो -1 कर दो, और 1 ऑफ 10 ऑफ पावर ये कर लो, सॉरी 1.6 कर लो, और 10 ऑफ पावर माइनस आ रहा है तो जितना होगा यहाँ पे मान लो 18 होगा 17 होगा 19 होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो इसको। ठीक है, इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, इसी को ही फॉर्मूला क्या बोलते हैं हम लोग, साइंटिफिक नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होगा, प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट, मतलब जो आप मेजरमेंट कर रहे हो वो उस जो टारगेटेड पॉइंट है या जो भी पॉइंट होगा उससे कितना क्लोज है। ज़्यादा क्लोज होगा तो अच्छा प्रिसीजन होगा, नहीं होगा तो पुअर प्रिसीजन होगा। यही चीज़ है ना, R1 एंड अदर रिपीटेड सेम वैल्यू, जितना भी रिपीट वैल्यू होगा ना सेम, वो उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिसीजन। और एक्यूरेसी क्या होगा, देखो यहाँ समझाया भी हूँ उसको। तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज अ मेजरमेंट कम्स टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू ऑफ वट एवर इज मेजर्ड। तो क्लोजेस्ट वैल्यू या क्लोजेस्ट वैल्यू बोल सकते हो जो ट्रू वैल्यू के पास होगा। ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब इसको समझो। जैसे कि ये वाला मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, आप लोग जैसे डॉट वाला गेम खेलते हैं ना, इस टाइप का बोर्ड में कांटा मारते हैं जो इसमें जिसमें, तो यहाँ पे बीच में नंबर होगा और इसके चारों ओर क्या रहता है 1 2 3 करके एक सर्कल बना रहता है। सेम चीज़ यदि मान लो जो डॉट आप लगा रहे हो वो यदि एक्यूरेट इसी पोजीशन पे आया, मतलब तीनों का डॉट यहीं पे आया, तो देखो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, एक्यूरेसी होना चाहिए, और रिपीटेड वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, प्रिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, ये गुड एक्यूरेसी भी है और गुड प्रिसीजन भी है, क्योंकि एक ही जगह में आया हो, सब पास पास में है। और यदि इसी का एग्जांपल देखो, एक यहाँ पे आ गया आपका, और ये मान लो दूसरा जो है ना इस टाइप से आ रहा है आपका, तो ये क्या हो सकता है, पुअर एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसीजन। प्रिसीजन तो सेम है लेकिन एक्यूरेसी मतलब नहीं आ रहा है इसमें। देखो रिपीटेड वैल्यू होता है ना, जैसे कि ये यहीं पे लग रहा है तो यहीं पे लगना चाहिए पर सब के सब, तो वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता था, बात है, ऐसे समझ सकते हो। तो वो एक्यूरेसी नहीं है, गुड एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन गुड प्रिसीजन जरूर है ये। अब ये मान लो यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, रैंडमली कहीं भी आ रहा है, आपका एम भी सही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये प्योर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन का एग्जांपल है। गॉट इट। अब आगे बढ़ो।
डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर दे रहा हूँ, बस आप इसको रफली इसको पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। डायमेंशनल एनालिसिस, तो व्हेन कैलकुलेटिंग देयर इज़ ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यदि एक यूनिट को आप दूसरे यूनिट में चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। द मेथड यूज टू अकम्प्लाइज दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल, मतलब इस टाइप का मेथड जहाँ पे आप कन्वर्ट एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये जो मेथड कहलाएगा क्या कहलाएगा आपका, इसको और नाम है फैक्टर लेवल मेथड बोल सकते हो, या यूनिट फैक्टर मेथड बोल सकते हो, या डायमेंशनल एनालिसिस बोल सकते हो आप। समझ में आया? यदि कोई यूनिट है आप जिसको मिलीग्राम को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसी को बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। इसका और दो नाम है, उसको याद रखना, फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड बोला जाता है इसको। ठीक है, यही होगा आपका डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें एग्जाम्पल में देखो दिया यहाँ पे कुछ, a jug contain 2 liter of milk, calculate the volume of the milk in सेंटीमीटर क्यूब। आपको जो वॉल्यूम है ना 2 लीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करना है आपको। तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये वाला, सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ये। ठीक है, तो इसको और क्या बोल सकते हो आप लोग, 1 मीटर इज इक्वल टू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 बोल रहा है इसको। ठीक है, इन विच द 1 मीटर बाई डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर होगा। अब ये क्या हो जाएगा सेम 100 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर। तो टू गेट द मीटर स्क्वायर फ्रॉम अबव यूनिट, द फर्स्ट यूनिट फैक्टर इज टेकन इन क्यूब। तो सबसे पहले इसको क्यूब में लिया गया है, ये नॉर्मल है, आप लोग देख लेना इसको। क्यूब का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो अब, ठीक है, नाउ 2 लीटर ऑफ मिल्क मीन्स 2 इंटू 1000 लिखोगे आप लोग। द अबव इज मल्टीपल बाई दिस फैक्टर्स, तो ये वाला जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, इस ये वाले से, तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब मिलेगा। ये कन्वर्ट हो गया ना, चेंज हो गया इसमें। तो यही है, यदि कन्वर्सन वाला मेथड आ रहा है तो आप लोग को ये जो समझाने के लिए बताया था और कुछ नहीं। तो चलो आगे इसी में क्या देख लेते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट एक बार में कवर हो जाएगा आपको ये, ठीक है, देख लेना है पूरा एक बार में आप लोग ये, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। कुछ कुछ बेसिक चीज़ है उसको याद रखते जाना और थोड़ा नोट करते जाना जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक लॉ पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में। जैसे अभी साइंटिफिक नोटेशन पूछा, प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था, इसमें पहले ही बताते आ रहा हूँ ना आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन ये सब के बारे में। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है उसके बारे में आपको नोट्स पूछ सकते हैं। ओके, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा जो मैं आगे बताऊंगा आने वाले क्लास में, सिग्निफिकेंट फिगर को भी मैं इंक्लूड करूंगा इसमें, जो एग्जाम में आता ही आता है। तो चलो देख लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, इसको जस्ट विल गो थ्रू जस्ट। ओके, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म द कंपाउंड इज गवर्न बाई द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। यदि आप लोग जैसे एलिमेंट से आप कोई कंपाउंड बना रहे हो ना, तो उसको बनाने के लिए भी कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। तो वो 5 रूल है, उसको देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन सा रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शनल्स एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल्स एंड गै-लुसाक लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो लॉ। तो देखते हैं वन बाय वन इसको। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न मैटर को आप ना ही बना सकते हो ना ही उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आप लोग पढ़े हो पहले पढ़ते ही आ रहे हो वाला। ठीक है, यदि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड, मतलब इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है ओनली। ठीक है, यही चीज़ है इसमें भी मैटर का। तो दिस लॉ वाज फोर्थ या इन्वेंटेड बाई बोल सकते हो या डिस्कवर्ड बाई द एंटोनी लेवोजियर इन 1789। ही परफॉर्म केयरफुली एक्सपेरिमेंट एंड स्टडी फॉर कंबंसन रिएक्शन। तो इसने कंबंसन रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखा था इसको, और रीचिंग दिस अबव कंक्लूजन, मतलब ये कंक्लूजन कैसे निकाला उन लोगों ने। ठीक है, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, तो जैसे कि एक्सपेरिमेंट का कुछ पार्ट इसमें मतलब दिया है इसमें। मतलब जैसे सबसे पहले क्या किया, इसने वुड को बर्न किया, जो लकड़ी होता है ना उसको उसने जलाया। पहले उसका वेट ले लिया होगा ये ऑलरेडी कि कितना वेट है उसका, तो उसको वेट पता चल गया उसका। ठीक है, द मास ऑफ द सूट एस एंड गैसेस इक्वल टू द ओरिजिनल मास ऑफ द चारकोल।
एंड द ऑक्सीजन व्हेन इट इज़ फर्स्ट रिएक्टेड। ठीक है, जब उसको आप जलाओगे, जैसे कि मान लो 100 ग्राम होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ ये वाला वुड का, जब आप इसको जलाओगे तो इससे क्या निकलेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एस बहुत सारा निकलेगा इसमें। ओरिजिनल जो सूट हो गया, जो राख हो गया, उस राख को भी उसने करके देखा तो उसको कितना मिला, 100 ग्राम ही मिला। तो इसमें किस क्या जो रूल उसने देख रहा है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, फॉलो हो रहा है, तो उसी चीज़ को बोल रहा है। लेकिन ये जलने के बाद होता है, ठीक है, जब आप ऑक्सीजन के रिएक्ट करवाओगे, कंबंसन के प्रोसेस में ही होगा। तो ये 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगा, तो ये कितना बन जाएगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला इसको। तो टोटल वॉल्यूम मिला ना इसको 100%, बाकी अलग अलग मटेरियल जितना भी लिया होगा वो, यही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, ये है कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल। तो अब उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यदि कोई दो एलिमेंट है आपके पास, वो बनाने के लिए, मतलब दो एलिमेंट है, टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड मिल रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि एक का मास फिक्स्ड है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल हो रहा है यहाँ पे, मैं बताऊंगा एग्जांपल में भी ये चीज़ बोल रहा है। कंबाइन करोगे तो एक फिक्स्ड रहेगा और एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो अब बोलना क्या चाहता है मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि आप हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हो, क्या चीज़, मल्टीपल पर्सनल मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड। जब हाइड्रोजन को आप मिला रहे हो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब आपको दो कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे, कौन कौन सा, एक वाटर मिलेगा और एक हाइड्रोजन पर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन ले रहे हो यहाँ पे 2 ग्राम और यहाँ पे हाफ अमाउंट ऑफ H2O ले रहे हो 16 ग्राम, तब ये क्या मिल रहा है आपको, 18 ग्राम H2O मिल रहा है। अब फिर से देखो यहाँ पे 2 ग्राम जब हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन पर। इसका मतलब क्या होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, दो अलग अलग चीज़, हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो सेम है इसमें, एक जो है सेम है, वेरिएबल वैल्यू ये वेरी हो सकता है, लेकिन एक जो अमाउंट है ना, ये फिक्स्ड अमाउंट ले रहे हो आप। जैसे हाइड्रोजन 2 ग्राम ही लिए हो, 2 ग्राम ही लिए हो, तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम के साथ क्या करते हो, एक अनफिक्स्ड वॉल्यूम को आप जब रिएक्ट करवाओगे तो दो अलग अलग कंपाउंड आपको मिल सकता है। यही है मल्टीपल प्रोपोर्शनलिटी का रूल। समझ में आया क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो, अब इसको इसे सिंपल रेशियो में मिलेगा, द मास ऑफ द ऑक्सीजन 16 ग्राम एंड 32 ग्राम द कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन, देयरफॉर द सिंपल रेशियो इज 16:32। तो क्या हो जाएगा, 1:2। तो सिंपल रेशियो में कितना आ जाएगा, 1:2 में मिलेगा। दिस लॉ वाज गिवन बाय जे डॉल्टन या जॉन डॉल्टन जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है, जॉन डॉल्टन इन 1803 इसको दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शनल, डिफाइंड मास होना चाहिए इसका या वॉल्यूम होना चाहिए, जो भी वो देखते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट इन 1806, इसके बाद आया 1803 में मल्टीपल प्रोपोर्शनलिटी का रूल आया, फिर उसके बाद 1806 में फिर जॉन जोसेफ प्राउस्ट ने इस रूल को लेके आया। तो इसमें क्या बोलता है ये, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट बाई वेट। ये क्या एक्जैक्टली बोला, डिफाइंड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़, तो एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट बाई वेट। देन ही ऑब्जर्व 2 सैंपल ऑफ क्यूबिक कार्बन। तो वन वाज नेचुरल ओरिजिन, एक जो था नेचुरल ओरिजिन से था और एक आर्टिफिशियल था जो सिंथेसाइज था लैब में। ठीक है, तो ही फाउंड दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट वाज सेम फॉर दिस सैंपल। तो जब इन दोनों का कंपोजिशन इसने देखा ना, तो उसको सेम मिला। ठीक है, तो नेचुरल सैंपल में देखो कॉपर का कितना मिलेगा 51.35, ऑक्सीजन का 9.74 एंड कार्बन का 38.91। तो सिंथेटिक के लिए भी इसको यही मिला। ठीक है, तो डिफाइंड मास होता है उसमें आपका, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो जो भी हो, तो डिफाइंड वॉल्यूम का ये रूल है एक्चुअली में। ठीक है, वही तो बोला ना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट बाई वेट। उसके वेट के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट उसका वॉल्यूम रहेगा या रेशियो रहेगा, ये बोलना चाह रहा है इसमें। ठीक है, इट इज़ समटाइम आल्सो रिफर्ड एज अ लॉ ऑफ डिफाइंड कंपोजिशन। वो देखो डिफाइंड कंपोजिशन, एक डिफाइंड कंपोजिशन होता है उसमें, जैसे कार्बन का इतना होगा, ऑक्सीजन का इतना होगा, कार्बन का इतना होगा, कॉपर का उतना होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो डिफाइंड, इसलिए इसको बोल रहे हैं डिफाइंड कंपोजिशन का लॉ। और एक चौथा रूल है आपका गेल-लुसाक लॉ, ये होता है गैसियस
गैसियस के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसको। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय गै-लुसाक, नाम से ही समझ में आ रहा है ये, इन 1806 में आपका ये आया, ठीक है। देखो लाइन से इसको लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व दैट द व्हेन gas combined or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and same pressure, ठीक है। ये इसका रूल हो गया आपका, सिंपल रेशियो में होता है, चाहे वो गैस वाला जो भी होगा, आप जब उसको रिएक्ट करवाओगे किसमें, वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस और एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल से समझते क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब लोगे, यहाँ पे 100 ml लिया हुआ है, यहाँ पे 50 ml लिया है, यहाँ पे 150 ले लेना, गलत हो गया है वो, ठीक है। वाटर कितना मिलेगा आपको 150 का, नहीं तो वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास रूल फॉलो नहीं करेगा नहीं तो, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वाटर ही मिलेगा। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन टूगेदर, ठीक है, 50 ईयर इसको लोगे तो बी आर टू रेशियो क्या मिलेगा आपको, 2.1 रेशियो में आपको मिलता है, सेम चीज़, ठीक है। ईजी है, इतना वो नहीं है, बर्डन मत लेना इसमें। तो अभी लास्ट लॉ आता है आपका एवोगैड्रो लॉ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शनल लिखना और एवोगैड्रो लॉ, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, इसको मोस्ट IMP लगा लेना आप लोग। तो इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन अ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या बोलना चाहता है एवोगैड्रो, क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, यदि मान लो आपके पास कोई इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे इसका जो मॉलिक्यूल या इक्वल ऑफ मॉलिक्यूल है वो सेम होना चाहिए, ये बताया था उसने। तो ही मेड अ डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था डिफरेंस, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और इन्होंने ही सबसे पहली बार क्या बताया था, पॉली एटॉमिक के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स टू बी पॉली एटॉमिक। तो ये रहा आपका 5 लॉ, इसको भी मैंने बता दिया। उसके बाद देखेंगे डाल्टन ने जो लॉ दिया था ना एटॉमिक थ्योरी के बारे में, उसमें भी आपको एटॉमिक मास क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, व्हाट इज़ एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इसको पूछ देता है एग्जाम में। तो पता होने से आप क्या क्या करोगे ना, आप उसको लिख सकते हो अच्छे से। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।